अ वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग इस समय वीडियो में मुझे देख रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अब हमारा पड़ाव है आर्टिकल यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे हिस्से अनुच्छेद के अगले भाग का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 18 तक पढ़ाई करी और एज वी वॉज प्लान्ड कि हम 19 को भी कवर करेंगे, लेकिन हमने नहीं किया। और उसका कारण मैंने आपको बताया कि 19 में एक एक्सप्लेनेशन है और 19 के अलावा जब हम आगे जाते हैं तो 20, 21 एंड 22 भी अपने आप में एक बड़े ही अलग और बेहतरीन और काफी सारी जानकारी को अपने अंदर समाये हुए अनुच्छेद साबित होने वाले हैं। हमने प्लान किया कि उस चीज को हम अलग से पढ़ेंगे और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि यह वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, इस वीडियो को लास्ट डे मैंने ऑलरेडी बनाया था, जो लगभग 55 मिनट्स का था, जिसके अंतर्गत मैंने आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को एक्सप्लेन किया। इसके लिए मुझे लग गए 52 मिनट्स 47 सेकेंड्स। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम ये चाहते हैं कि आप ज्यादा समय मोबाइल में चीजों को ना देखें, वो तो मजबूरी है, अदरवाइज सबसे बेहतर तरीका होता है इंस्टीट्यूट में पढ़ना। तो इसके लिए हमने इसे ब्रेक किया और अब आज के वीडियो में मैं आपको 19 को अलग से एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद फिर 20, 21 और 22, 20, 21 और 22 को एक्सप्लेन करूंगा। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपके सामने एक बड़ा और बहुत सारी चीजों को बताने वाला एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में गौर से देखेंगे तो सबसे पहले आपको आर्टिकल 19 दिख रहा है और हमारी गिनती काउंटिंग से एकदम अलग अगला नंबर आपको 21 दिख रहा है, उसके बाद 22 और उसके बाद 20। मुझे उम्मीद है कि आपको यह नहीं लगेगा कि क्या इमरान सर को गिनती नहीं आती, बल्कि मैं उम्मीद यह करता हूं कि ऐसा करने के पीछे कुछ एक एक्सक्लूसिव रीजन होगा जिसकी वजह से मैंने यह किया है। वो आपको वीडियो को पढ़ते समझते वक्त समझ में आ जाएगा। इस पूरे एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल शॉर्ट में आपको मैं समझा रहा हूं, जरा देखिएगा, मैं केवल पढ़ रहा हूं। पहले हमने ये देखा कि आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में। तो आप स्क्रीन में देखिए, हमारे 19 में ऊपर से नीचे तक A, B, C, D, E, F और G पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए पॉइंट में अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन के बारे में बात हुई है, जिसको डिवाइड किया हमने बोलने में और प्रेस में। बी में आप सभा लिखा हुआ देख रहे हैं, सी में संघ यानी यूनियन, डी में आवागमन यानी ट्रांसपोर्ट, ई में निवास यानी स्टे, एफ में संपत्ति यानी प्रॉपर्टी और उस संपत्ति का एक अलग डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हो जहां स्वतंत्रता दिया हुआ है और 31 लिखा और उसे कट कर दिया गया है। उसके नीचे कानून लिखा है लॉ, जिसके साथ में 300A लिखा हुआ है। सब डिटेल मिलेगी, अभी बस गौर से देखिए। इसके बाद हम आर्टिकल 21 में आते हैं, जहां जीवन जीने की स्वतंत्रता राइट टू लिबर्टी लिखा है और उसके साथ दो डिस्क्रिप्शंस ए और बी में दिए हुए हैं। पहला है 6 से 14 वर्ष से संबंधित, जिसे आगे जाकर 45 नीति निर्देशक तत्व का शॉर्ट फॉर्म लिखा है और दूसरा लिखा है 51 के ए में 11वीं ड्यूटी। इसके बाद 6 से 14 वर्ष के नीचे लिखा हुआ है निजता का अधिकार। ओके, समझ में आ रही बात? केवल रीड कर रहा हूं ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। अगले आर्टिकल में आते हैं 22। यह गिरफ्तारी के संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है वह भी भारतीय नागरिक है, वह क्या सोचता है, उसके क्या अधिकार है, उसके बारे में बात करता है। जिसमें पहला पॉइंट आपको गिरफ्त का कारण यानी गिरफ्तारी का कारण बताना है। दूसरा है 24 घंटे के भीतर, इसका मतलब 24 घंटे के भीतर पुलिस को उसे न्यायालय ले जाना है और वकीली सलाह है, यानी जिस वकील से वह बात करना चाहता है वह कर सकता है। 22 के बाद हम आते हैं 20, जहां लिखा है दोष सिद्धि पे संरक्षण। मतलब आप पर अगर कोई दोष सिद्ध किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध आपके पास क्या मौलिक अधिकार है, जिनका उपयोग करके आप अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो भारत में है वह भारत का नागरिक है। मौलिक अधिकार सभी के लिए ऑलमोस्ट समान है। तो वहां आप देखेंगे पहला पॉइंट बताता है एक अपराध के लिए एक बार सजा, दूसरा इसमें बताता है कि जब का अपराध हो तब की सजा, और तीसरा बताता है स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। उम्मीद करता हूं मैं कि यह सारा का सारा जितना भी
एरिया है जो लिखा हुआ है, आप कम से कम उसे अब अच्छे से रीड कर पाए होंगे। अब इस पूरे के पूरे क्लासिक डेफिनेशन को, एक स्लाइड को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा जैसा कि मैंने आपको बताया, और वो डिवीजन है कि आज हम पहले आर्टिकल 19 को अच्छे से समझ लें और अगले वीडियो में हम आर्टिकल 20, 21 और 22 को समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्पेसिफिकली फॉर आर्टिकल 19। चलिए, अब आप स्लाइड की तरफ अगर देखना चाहें तो स्लाइड की तरफ देखें, या मैं जो बोर्ड में राइट डाउन कर रहा हूं उसकी तरफ देखें, लेकिन बातों को गौर से जरूर सुने। फायदा है आपको अगर आप मेरे बोर्ड की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 की। सबसे पहले हमको यह याद करना है कि इस आर्टिकल में क्या क्या है। इसके एक्सप्लेनेशन में हमको बहुत ज्यादा नहीं घुसना है क्योंकि चीजें वैसी है ही नहीं। आपसे सीधे प्रश्न जो पूछे जाएंगे उन्हीं के सीधे सीधे उत्तर आपको देने हैं। रिकॉल करिए, ज्ञानी बनने के लिए नहीं पढ़ना है, एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले कि हमको यह समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 19 में हमें स्वतंत्रता के अधिकार दिए हुए, हमारे मौलिक अधिकार। ओके, तो इसको कैसे याद रखेंगे? हमेशा नंबर सिस्टम में चलिए पहला नंबर इकाई का ही पिक करते हैं अपने नंबर सिस्टम के हम ट्रिक में, तो वो है 9। 9 मतलब क्या होता है? नेगेटिव। और कोई भी व्यक्ति को अगर जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव कर जाता है। इंस्टीट्यूशंस में बच्चे कितने अच्छे से बैठते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं, वह स्वतंत्र हो जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें उनके व्यवहार में, उनके बॉडी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाती हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा सब बच्चों के साथ हो, लेकिन फिर भी मिलती हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव होती हैं। तो स्वतंत्रता इंसान की सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो आर्टिकल 19 के 9 से हमने निकाला स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें ए नंबर से लेकर बी, सी, डी, ई, एफ और जी के बारे में बात की गई है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और नथिंग। ओके, अब यहां हम एबीसीडी का एक मतलब समझते हैं। बचपन में आप लोगों ने एबीसीडी पढ़ी है। ए फॉर एप्पल नहीं, हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। ए फॉर एप्पल पढ़ेंगे, बी फॉर बॉल पढ़ेंगे, सी फॉर कैट पढ़ेंगे, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, जी फॉर गर्ल या गॉड पढ़ेंगे, लेकिन एफ फॉर फिश नहीं पढ़ेंगे। एफ हम बोलेंगे वो चीज जो फ्री की है या फोकट की है या फालतू की है। अब आप कहेंगे कि ये क्या लॉजिक पढ़ा रहे हैं सर? यकीन मानिए, जो बच्चे हम पर भरोसा करते हैं उन्हें यह पता है कि हम जो भी बोलेंगे उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपका टाइम वेस्ट करे। तो ये आपका एफ और फ्री, फोकट और फालतू का काम आएगा। कहां काम आएगा? अब इस बात को समझिए। स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 जब हमें मिला, जब संविधान हमारा बना, तो उस समय जो स्वतंत्रता के अधिकार थे वह 7 थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन, कौन सा? 44th, ये कब हुआ? 1978 में। हमारा एक स्वतंत्रता का अधिकार, 7 में से एक स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त कर दिया गया उस जगह पर, और उसे बदल दिया गया। क्या बदला गया? गौर से देखिएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार, जहां पर स्वतंत्रता का अधिकार था, हमारा मौलिक अधिकार था, हमारी स्वतंत्रता थी, उसे समाप्त करके एक कानून बना दिया गया। कानून में आप स्वतंत्र नहीं होते हैं, कानून में लिमिटेशंस होती हैं, और ये आपकी स्वतंत्रता थी। कहने का मतलब आर्टिकल 19 में जब संविधान बना, तब से 1978 तक, 44वें संविधान संशोधन के होने के पहले तक हमारे पास 7 सब डिवीजन थे 19 के, लेकिन उसके बाद से एक को खत्म किया गया और अब 6 बचे। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे? जब संविधान बना तो हमारे अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के कितने अधिकार थे? आप कहेंगे 7। 1978 के पहले या 44वें संविधान संशोधन के होने के पहले आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के कितने अधिकार थे? आप कहेंगे 7।
लेकिन जैसे ही आपसे पूछा जाए कि 44वें संविधान संशोधन से या वर्तमान में आज इस समय आर्टिकल 19 के अंतर्गत कितने सब डिविजन्स हैं या स्वतंत्रता के कितने अधिकार हैं, तो आप कहेंगे यस 6। अब वो कौन सा है जो हमने अलग किया? कुछ लोगों ने तो गैस कर लिया होगा। भाई आप अपने जीवन से किन चीजों को अलग करते हो जो फालतू की हैं, फोकट की हैं, फ्री की हैं? तो यहां हमने बताया एफ और फ्री, फोकट और फालतू का, तो जो एफ के अंतर्गत आएगा उसे अलग किया गया। कैसे अलग किया गया? जब वो एफ में था तो वह हमारा एक स्वतंत्र अधिकार था, जिसे वहां से हटाकर एक कानून बना दिया गया। इसका मतलब किसी और आर्टिकल में रखा गया। तो वह किस आर्टिकल में रखा गया? वो 300A में रखा गया। अब देखिए इन चीजों को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। अब कैसे होगा? अब हम ये जानेंगे कि इन सब में क्या क्या पॉइंट्स हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अभी आप बोर्ड की तरफ ध्यान दें। ओके, चलिए। तो सबसे पहले स्वतंत्रता के अधिकार में आती है अभिव्यक्ति, क्योंकि बोलना हमारी पहली स्वतंत्रता है, राइट? अभिव्यक्ति के बाद एक्सप्रेस करने के बाद यहां पर जो आपका संविधान है वो आपको क्या स्वतंत्रता देता है? एक सभा करने की, फिर अगले में संघ बनाने की, यानी अपना कोई यूनियन गुट समूह बनाने की, उसके बाद कहीं भी आने जाने की, ट्रांसपोर्टेशन, आवागमन, फिर उसके बाद स्टे, निवास की, उसके बाद संपत्ति की। इतनी देर से जो आपके मन में चल रहा था कि एफ में क्या आएगा, वो आपको दिख गया। संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था। और उसके बाद व्यापार की, कि भारतीय क्षेत्र में आप किस कानून के अंतर्गत, किस तरह से, किस लिमिटेशन में आप व्यापार कर सकते हैं। अब यहां पर मुद्दा यह आता है कि हम सबसे पहले तो ये याद करें कि इनका सीक्वेंस क्या है, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए। तो जब आपको स्वतंत्रता मिलती है तो सबसे पहले स्वतंत्रता होती है इंसान की बोलने की, अभिव्यक्त करना, मतलब अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना। तो मेरे मन में एक सवाल आता है जो आपके मन में भी आना चाहिए कि जो गूंगे हैं, जो बोल नहीं सकते, मूक बधिर हैं, तो उनको यह अधिकार नहीं मिलेगा, जबकि हम तो कहते हैं मौलिक अधिकार सबके लिए। उनके लिए भी एक अधिकार है कि एक जगह जहां लोगों को बोलने का अधिकार है, यदि वो चाहें तो प्रेस के माध्यम से भी अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही बोलने की स्वतंत्रता और हमारी मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता आती है। प्रेस नहीं, प्रेस न्यूज़पेपर, अखबार, मीडिया, स्पेशली प्रिंट मीडिया, जो अखबार की बात। अगर आप अपना नाम बदल रहे हैं ना, और डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकता है, तो आप अगर किसी चर्चित अखबार में एक कॉलम में यह घोषणा करके दें कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूं, अब से मेरा नाम ये रहेगा, आप सभी की सूचना में मैं यह जारी करना चाहता हूं, तो कोई व्यक्ति पढ़े ना पढ़े, उस डॉक्यूमेंटेशन की कटिंग को लीगल माना जाएगा और उस दिन से आप अपने नाम के बदले स्वरूप को लीगली यूज कर सकते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है न्यूज़पेपर की अभिव्यक्ति। ओके, सो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने की और प्रेस की दोनों ही स्वतंत्रता आती है। ठीक, कहने का मतलब कि यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो लोग कहां बोलते हैं? किसी सभा में। देखिए हम कैसे रिलेट करके याद कर रहे हैं, कहां बोलते हैं? किसी सभा में। अच्छा, यह सभा कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्ण। ज्ञापन वगैरह देते हैं ना, जहां कई जो लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस के पास उस थाना क्षेत्र में जो आता है ज्ञापन देके आते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हमें प्रोटेस्ट दे दिए, हमें एक कस्टडी दीजिए ताकि हम शांतिपूर्ण तरीके से काम कर पाए। तो यह शांतिपूर्ण सभा, बोलने की स्वतंत्रता। आदमी बोलता कहां है? किसी सभा में। किसी सभा में आदमी बोलता है ताकि लोग मेरे साथ शामिल और मेरा एक संघ बने। फिर जब वहां संघ बन जाएगा वो कहीं और जाएगा और अगला संघ बनाएगा, अपने संघ को बड़ा करेगा। उसके लिए उसे वहां रुकना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा। ओके, और जब रुकेगा तो वहां धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी बनेगी, और जब प्रॉपर्टी बनेगी तो उस प्रॉपर्टी से वो अपना व्यापार भी शुरू कर सकता है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि किस तरीके से आप इसे याद करेंगे। फिर से सुनिएगा, स्वतंत्रता निगेटिव है तो स्वतंत्रता मिली, और सबसे पहले स्वतंत्रता बोलने की। बोलता कोई आदमी है, मतलब किसी सभा में बोल रहा है, वो चाहता हमारा संघ बन जाए। संघ बनेगा तो फिर वो दूसरी जगह जाएगा, आवागमन जाएगा तो फिर वहां रुक कर अपना काम करेगा, रुकेगा तो संपत्ति बनेगी, संपत्ति से व्यापार होगा।
राइट? तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि कैसे आप याद करेंगे। अभिव्यक्ति मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सभा एक्सप्लेन किया, संघ एक्सप्लेन किया, आवागमन एक्सप्लेन किया, निवास को लेकर कुछ समय पहले तक, जब तक जम्मू कश्मीर में 370 धारा लगी थी, तब तक निवास की स्वतंत्रता इंसान को पूरे भारत में थी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। पूरी तरह से छूट नहीं मिली है, अभी वहां की परिस्थितियां आपको पता है, लेकिन वहां छूट ये दी जाएगी। अब वह क्लॉज नहीं रह गया कि आप जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते यदि आप जम्मू कश्मीर के रहवासी नहीं हैं, राइट? उसके बाद संपत्ति की स्वतंत्रता के बारे में अभी आ रहे हैं। व्यापार की स्वतंत्रता तो सिंपली आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत अपना व्यापार कर सकते हैं। डन। अब बात आती है संपत्ति की। तो संपत्ति के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। सबसे पहली बात, संपत्ति मतलब धन, और धन मतलब वो कहां गया? जीरो। जीरो का मतलब होता है पैसा, धन। तो देखिए, संपत्ति का जो अधिकार हमारी स्वतंत्रता के अंतर्गत था, उसे क्लब किया गया और एक कानून के रूप में, वह कानून था संपत्ति अधिग्रहण। संपत्ति अधिग्रहण, यदि आवश्यकता पड़ी तो सरकार, भारतीय सरकार आपकी संपत्ति का उपयोग देश हित में, जनहित में, लोकहित में कर सकती है। आप उसे मना नहीं कर सकते। शुरुआती दौर में यह बोला गया था। तो संपत्ति का अधिकार, जहां एक तरीके से हमारी स्वतंत्रता थी, अब वह कानून बन गया और उसे वहां से हटाकर 300A में रख दिया गया। इस चीज को जरा सफाई से समझिए। बाकी सब अब खत्म, क्योंकि आप बाकी सब चीजों को याद कर चुके हैं। अब जरा केवल इस पार्ट को आप देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। हम बात कर रहे हैं 19K F की, जो अब नहीं है। इसमें बोला गया था संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। गौर से सुनिएगा प्लीज, राइट? अब इस 19F को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, एक्सप्लेन किया गया था आर्टिकल 31 में। नई चीज आई है। जब 19F था 44वें संविधान संशोधन के पहले, तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहां घोषणा की गई थी और यहां एक्सप्लेनेशन दी गई थी। लेकिन आगे चलकर 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था? 1978 में। क्या किया गया? यह जो स्वतंत्रता का अधिकार था, इसे समाप्त किया गया और यहां पर इसे बना दिया गया कानून। यानी अब आपकी चीजें अंडर लिमिटेशन है। और वो कानून क्या कहलाया? संपत्ति अधिग्रहण, जिसका मतलब मैंने आपको बताया कि देश हित में, लोक हित में, समाज हित में यदि सरकार को लगता है कि आपकी संपत्ति की आवश्यकता है तो उसका उपयोग कर सकती है। एक एग्जांपल देता हूं कि यदि कोई गांव है, उस गांव में हॉस्पिटल का, जो शहर का हॉस्पिटल है, वो सुविधा बहुत दूर है, बीच में कहीं हॉस्पिटल नहीं है, जमीन नहीं है। तो यदि उस गांव में किसी सेठ की बहुत सारी जमीन है, तो गवर्नमेंट उससे वो जमीन गवर्नमेंट के दामों पर, सरकारी रेट पर मांगती है। लेकिन किसी लालच के चलते यदि वह मना करता है और सरकार को दिखता है कि यहां हॉस्पिटल बनना बहुत जरूरी है, वरना समाज का अहित होगा, लोगों की जान जाएगी, माल का नुकसान होगा, तो वह उससे सो कॉल्ड जबरदस्ती वह जमीन लेकर और वहां हॉस्पिटल बना सकती है। अब यहां एक बात और आने वाली है। अब आपको लगेगा कि जब उसकी चीज ली जाएगी तो क्या वह अपील नहीं कर सकता न्यायालय में, न्याय के लिए? तो इसके बारे में 2 क्लॉज हैं इस कानून में। बिफोर, यानी पहले 2007 के, आप 2007 के पहले तक इस कानून के लिए सरकार को चैलेंज नहीं कर सकते थे कोर्ट में। लेकिन 2007, देखिए 7 is for सक्सेस मिली कि 2007 से यह बात आ गई है कि यदि आपकी संपत्ति का अधिग्रहण सरकार ने किया है तो आप कम से कम एक बार उसे कोर्ट में चैलेंज करके चीजों को समझ और समझा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट जज के सामने कर सकते हैं। यदि जज को लगेगा तो वह आपके ऑर्डर्स को वापस करेगा, लेकिन अगर जज को नहीं लगेगा तो वह उसे कंटिन्यू करेगा, तब आप कुछ नहीं कर सकते। संपत्ति के अधिकार यानी कानून को 2007 के पहले तक कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, 2007 से उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है।
उसके पहले इसे आर्टिकल 31 में एक्सप्लेन किया गया था। अब जब इसे अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है तो 31 भी क्या हो गया है, निरसित। हमने भाग पढ़ा था, कौन सा भाग, भाग 22वां, जिसमें निरसन बताया था, रिपील्ड। तो आर्टिकल 31 भी क्या हो गया है अब, रिपील। और जो 19F था वो चेंज होके 300A में आ गया और वहां से वो समाप्त हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो G में आ रहा था उसे आप F में डाल दें। F था, समाप्त हो गया, उसकी खाली जगह आज भी पड़ी है। गॉट इट? तो आपको पता चला कि 19 में 7 थे, एक कम हुआ, 6 बचे हैं। 7 हमने पूरे पढ़े, उन्हें एक्सप्लेन किया। 7वें में सबसे इंपॉर्टेंट ये 1F वाला था, उससे एक्सप्लेन किया कि कैसे वह पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन फिर उसके बाद 44वें संविधान संशोधन के बाद वह एक कानून के रूप में उभर कर सामने आया 300A में। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह भली भांति समझ में आ गया होगा, कंफर्मली ये समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 19 की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे आप आर्टिकल 19 के सारे सब सीक्वेंस, सब डिविजन्स को याद कर सकते हैं। एग्जाम में कितना भी घुमाकर आपसे पूछा जाए, बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। जहां चाह वहां राह। यदि आप अपना काम खुद नहीं करना चाहते हैं, सारे वीडियोस जो आपको पर डे दिए जा रहे हैं उन्हें डिले कर रहे हैं कि अरे वीडियो तो रखा, अब कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आप गलत कर रहे हैं। ईश्वर आपका साथ तब देगा जब आप अपने हाथ पैरों को कष्ट देंगे, खुद काम करने के लिए उठेंगे, खुद मेहनत करना चाहेंगे। भगवान तो यही कहता है, तथास्तु। आप कहोगे भगवान मैं मेहनत नहीं करना चाहता, वो कहेंगे तथास्तु, हाँ मत करो, ऐसे ही रहो। भगवान मैं मेहनत करना चाहता हूं, तथास्तु, बिल्कुल करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो आज एक आर्टिकल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसका अगले वीडियो में जो आपके पास कल पहुंचेगा, उस वीडियो में मैं आर्टिकल 20, 21 और 22 को शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपके रिव्यूज मुझे हमेशा मिलते रहेंगे, वो मुझे सहायता करेंगे, हमारे टीचर्स को सहायता करेंगे कि कैसे हम अपनी चीजों को और बेहतर बनाएं। यह बात केवल एम एकेडमी के उस लोकेशन की नहीं है जहां वो आज है, यह बात है एम एकेडमी के थ्रू आने वाले एक सुनहरे भविष्य के जो बच्चों से, आप लोगों से जुड़ा हुआ है। वहां तक हमें ले जाने में हमारी मदद कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। इट्स इनफ फॉर टुडेज वीडियो। विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। टिल देन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।